हाँ, तो सभी बच्चे अपने स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? यस सर। तो सभी बच्चे क्लास 6 के हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो हमारी जो क्लास 6 है, उस क्लास 6 में हमारी इकाई 5 है, ठीक, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक, तो सभी बच्चे जो क्लास 6 के हैं वो सभी अपनी अपनी विज्ञान भारती SCERT को खोल लें, ठीक है। अपनी सभी बच्चे SCERT को खोल लें। उसके एक कक्षा में पढ़ा चुका हूँ, आज हमारी दूसरी कक्षा है। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उन्हें भी बोल दीजिए, और जो बच्चे आ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। और मेरे पढ़ाने से केवल ये होता है कि मैं जो लिखी हुई है आपकी बुक्स में SCERT की लाइन को, उसे मैं PPT से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं यहाँ समझा देता हूँ। बाकी पढ़ना आपका काम है। घर जाइए, बार बार पढ़िए। अगर घर जा कर के बार बार पढ़ते रहे तो विज्ञान आपकी समझ में आएगी, अंत तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगी। पर तो तुम्हारा काम अपना काम करते रहिए, मेरा काम है यहाँ पर पढ़ाना, वो मैं तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब को खोल लें, और आज हम पढ़ेंगे जातव रेशे। उससे पहले मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ, अब आप आगे निकाल लीजिए आज जातव रेशे। आज हमें देखना है कि जातव रेशे क्या होते, जिन्हें हम जंतु रेशे भी कहते हैं। ये वाला टॉपिक निकाल लीजिए। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, आज मेरी अगली क्लास है। उस अगली क्लास में मुझे यहाँ पर चलना है, ठीक। तो सभी बच्चों ने ये निकाल लिया जंतु रेशे। जंतु रेशे कहीं मिल नहीं रहा, देख लीजिए, जिसे मिल गया है वो बाकी सभी बच्चों को बता दें अपने अपना। देखिए, ये चित्र तुम्हें तुम्हारी किताब में नहीं मिलेंगे, इसे मैं अपने हिसाब से बना के लेके आया हूँ समझाने के हिसाब से। अब सभी बच्चे शांत हो जाएं, अपने अपनी किताब पे एक नज़र मार लें, बाकी दूसरी नज़र इस डिजिटल बोर्ड पे मारें, ठीक। अब इधर देखिए सभी बच्चे, इससे पहले मैं रेशों को पढ़ा चुका हूँ। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो पादप रेशे हुए थे और एक जंतु रेशे हुए, जिसमें इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम जंतु रेशे के ऊपर पढ़ेंगे, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, जंतु रेशों को हम क्या कहते हैं? जातव रेशे, ठीक। अब सभी अपने किताब को नहीं, इधर देखिए, मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया, घर जाके पढ़ते रहिए। अब केवल यहाँ देखिए, वहाँ पर जो चीज़ है केवल अपनी कच्ची पेंसिल से निशान लगा लीजिए कि सर ने यहाँ तक पढ़ा दिया, केवल उस पर एक काम कर लिया करो, ठीक। आज हमें क्या पढ़ना है? जंतु रेशे, ठीक। देखिए, जंतु रेशे क्या होते हैं? वे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु क्या है? जैसे ये जंतु है, ये जंतु है, इसे हम पेड़ तो कहेंगे नहीं, जीव जंतु ही तो कहेंगे। ये जीव जंतु होते हैं, खूब इधर उधर चलते हैं, इसकी शक्ल देख के क्या कहेंगे आप? जीव जंतु हैं। तो वे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं जातव रेशे कहलाते हैं या जंतु रेशे कहलाते हैं, ठीक, या जंतु रेशे कहलाते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है? यहाँ सभी प्यारे बच्चों इधर संवार के देखिए मेरी तरफ, अपनी किताब पर ध्यान मत दीजिए, केवल इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, जो स्लाइड में आपके लिए तैयार करके लाया हूँ, इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ जितनी बढ़िया तरीका समझ सकते हैं उतनी बढ़िया सकते हैं, आप बिल्कुल किताब से नहीं समझ सकते हैं। किताब में केवल SCERT ने उस चीज़ को शॉर्ट में लिख दिया है, समझाने का काम टीचर का होता है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है? किसका चित्र है? भेड़ का। भेड़ भी कई प्रकार की होती हैं। भारत में पाई जाने वाली भेड़ किसी और प्रकार की, भारत में भी कश्मीर में और तरह की भेड़ मिलती है, ठीक। चीन में किसी और प्रकार, भेड़ भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन
उसको आप देखते ही आप कह दोगे ये क्या है? भेड़ है। भेड़ के शरीर के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है? बाल दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात। उसके अलावा आपको एक चित्र इधर और मैंने लगाया है आपकी पीपीटी में, ये आपको दिखाई दे रहा है? कोई बता सकता है बच्चा ये क्या है? याक। ये क्या है? याक है। शक्ल इसकी बैल जैसी दिखाई दे रही है। तो हमें इसकी शक्ल पे नहीं, हमें इसके अध्ययन करना है, इसके बालों का। इसका शरीर देखिए, इसके शरीर पर बाल कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। हमें इसके बालों से ही मतलब है, और हमें इसके ही बालों से मतलब है। ये क्या है? ये क्या है? काफी घने बाल हैं। इस जानवर से हमें इसके बालों से मतलब है। इस जानवर से, इस जंतु से इसके बालों से हमें मतलब है। ठीक, तो इसके बालों से हम क्या करेंगे? ये देखिए क्या लिखा है, भेड़ तथा याक के बालों से ऊन प्राप्त होती है। ये है पॉइंट। इस पॉइंट को आप समझ लो। ये है भेड़, ये है याक। दोनों के बालों से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। समझ में आया? इसलिए मैंने चित्र को लगाया यहाँ पर। तो ऊन हमें किससे मिल रही है? हमें याक के बाल से भी मिल रही है, हमें भेड़ के बालों से भी मिल रही है। ठीक, तो ऊन क्या होती है? ऊन वो होती है जिसे आपने अपने घर पे देखा, आपकी मम्मी ने को देखा है, सलाई में लेते हैं तो उससे क्या बनाते हैं? स्वेटर बनता है। जब जाड़े पड़ते हैं तो बाजार में जाते हैं तो ऊन के आपको क्या मिलेंगे? अच्छे स्वेटर मिलेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो उस कपड़े को हम क्या करते हैं? हम पहनते हैं। तो पहनने वाली चीज देखिए हमें कहाँ से मिल रही है? भेड़ से। तो ये भेड़ के बाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? रेशा। बाल बहुत पतला होता है, दिखाई नहीं देता। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था रेशे के बारे में। तो इसका एक बाल है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? रेशा। बहुत सारे बाल मिल जाएंगे, इकट्ठे कर लो साफ करके, तो अमेठ देते मशीन के द्वारा क्या बन जाती है? ऊन बन जाती है। इन्हीं बालों के ऊपर कलर कर दो बढ़िया बढ़िया, तो कलर वाली ऊन बन जाती है। तो जो ऊन बन के आती है, उस ऊन को देखना, जब उस ऊन को खोलेंगे हम तो उसमें बहुत सारे हमें बाल से दिखाई देते हैं, बहुत सारे धागे दिखाई देते हैं पतले पतले। तो जो धागे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेशा। यहाँ पर इसके बाल है तो बालों को हम क्या कहेंगे? रेशा। अब दूसरे चित्र को देखिए। एक कीड़ा है। ठीक, ये कीड़ा है कि पेड़ है? कीड़ा है। ये कीड़ा, इस कीड़े को कहते हैं हम रेशम कीट। इस कीड़े को हम क्या कहते हैं? इस कीड़े को कहते हैं हम रेशम कीट। अगर हम बात करें इस कीड़े की, तो तुमने सहतूत का पेड़ देखा है? उस सहतूत के पेड़ के ऊपर पाया जाता है। उसकी जो पत्तियां होंगी, उसकी जो पत्तियां है, उस पत्तिये पर नीचे मिलेगा ये। पहली बात, रेशम का कीट है, वो सहतूत की पत्तियों के ऊपर पाया जाता है। अब हम बहुत सारे सहतूत पैदा कर लेंगे तो उन पर बहुत सारे सहतूत मिल जाएंगे, ये रेशम कीट। तो रेशम कीट से क्या बनता है? रेशम कीट की प्रक्रिया मैंने अच्छी तरह से कक्षा 7 में समझा रखी है। जब आप कक्षा 7 में आएंगे तो आपको रेशम कीट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। यहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है कि रेशम एक कीट होता है जिससे क्या प्राप्त होता है? रेशम। तो रेशम कीट से रेशम के वस्त्र बनते हैं, यानी कि वस्त्र प्राप्त होते हैं। ये है रेशम की साड़ियाँ। ये क्या है? साड़ियाँ। इतनी बात समझ में आई? जब हम कभी बाजार जाते हैं तो बाजार जाने के बाद अपनी मम्मी हुआ, पापा हुए, सबसे जिद करते हैं हमें तो ये बढ़िया वाला कपड़ा चाहिए,
दुकान वाला जब आपको दिखाता है तो कहता है ये तो रेशम का कपड़ा है, ये तो बहुत महंगा मिलेगा, दिखने में बहुत अच्छा है, चलने में भी अच्छा है, तो ये इस कीट से प्राप्त होता है। तो ये कीट क्या है? एक जंतु है। ये कीट क्या है? तो जो जंतुओं से कपड़े प्राप्त होते हैं, ये कपड़े किससे प्राप्त हो रहे हैं हमें? ऊन किससे प्राप्त हो रही है हमें? जंतुओं से। इससे ऊन बनेगी जाकर के। जितना तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है मुझे केवल उतना ही पढ़ाना, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना। इतने ज्ञान को आप कवर कर लो, वही ठीक है आपके लिए। ठीक। अब वो तो ऐसे रेशे थे जो हमें पेड़ से मिल रहे थे, जो हमें जंतुओं से मिल रहे थे। अब कुछ रेशे ऐसे भी होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, और जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लेषित या कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या है? आदमी के द्वारा बनाया गया है। आखिर में यह आदमी के द्वारा क्यों बनाया गया है? अब मैं बताता हूं आपको। आखिर में यह है, जैसे बाजार में जाओगे तो दुकान वाला कहता है ये नायलॉन का कपड़ा है, दुकान वाला कहता है ये तो पॉलिस्टर का कपड़ा है, दुकान वाला कहता है ये तो रेयान का कपड़ा है, दुकान वाला कहता है मालूम है क्या? मालूम क्या कहता है दुकान वाला? दुकान वाला कहता है भैया ये तो हौजरी है, भैया ये तो टेरीकोट है। तो टेरीकोट के भी कपड़े आप दुकान में जाओगे, टेरीकोट के कपड़े दिखाएगा, आपको हौजरी भी दिखाएगा, आपको पॉलिस्टर के दिखाएगा, नायलॉन है, ये सारे कपड़े दिखाए जाते हैं। ये सारे कपड़े कैसे होते हैं? कृत्रिम। ये सारे कपड़े कैसे होते हैं? वो देखो कृत्रिम लिखा है। कृत्रिम का मतलब है मानव निर्मित। इन्हें मानव ने बनाया है। ये न तो हमें पेड़ से मिलते हैं और ना ही हमें किसी जंतु से मिलते हैं। न तो हमें ये पेड़ से मिल रहे हैं और ना ही हमें किसी जंतु से मिल रहे हैं। तो जो चीज़ मानव ने बनाई है, आखिर में सभी बच्चे शांत हो जाएं, इधर देखते हैं। हमें सबसे पहले ये बात उठ रही है हमारे दिमाग में कि भैया हमें कृत्रिम रेशों की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं भारत की या आप संसार में भी मान लीजिए, सारे देशों की बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या क्या है? बढ़ रही है। जनसंख्या मेरी क्या हो रही है? जब जनसंख्या बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ती है। सारे लोग नंगे तो घूमेंगे नहीं बिना कपड़ों में, तो उन्हें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? तो जब जनसंख्या ज़्यादा है तो लोगों की क्या है यहाँ पर? तो लोगों की क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर ज़रूरत है उनकी क्या है? कपड़ा क्या है? एक ज़रूरत। जब उनकी ज़रूरत है, जब आदमी ज़्यादा है तो देखो ज़रूरत हमारी बढ़ रही है खूब। आदमी ज़्यादा है तो उनकी ज़रूरत बढ़ रही है, भाई कपड़े लाओ, भाई कपड़े पहनेंगे, सभी लोग पहनेंगे। कोई महंगा पहनता है, कोई सस्ता पहनता है। गरीब लोग हैं वो सस्ते कपड़े से काम चला लेते हैं। तो ये कपड़ा मानव निर्मित है, ये कुछ सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। ऊपर से जो हमें प्रकृति के अंदर मिल रहे हैं उनकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। तो क्या हुआ? जब जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या क्या है? अधिक, तो मेरी ज़रूरत अधिक है। जब ज़रूरत अधिक है तो उत्पादन अधिक होगा। तो क्या? तो उत्पादन अधिक होगा। कौन सी बिटिया है वो? इस वाली को ले जाओ, ले जाओ, कोई ले जाओ। तो देखिए जब जनसंख्या अधिक है तो उत्पादन अधिक हो रहा है। तो उत्पादन, इधर देखिए सभी बच्चे, ए बच्चों इधर देखिए, सब बाकी बच्चे इधर देखें, इधर। उत्पादन अधिक हो रहा है। उत्पादन अधिक का मतलब क्या है? फैक्ट्रियां लग गई हैं, कंपनियां लग गई हैं, वहाँ खूब धकाधक कपड़ा बनना है, उसी को कहते हैं उत्पादन। अगर उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा तो जितने भी हमें जंतुओं से मिल रहे हैं, प्रकृति से मिल रहे हैं, वो कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। आधे से ज़्यादा लोग क्या होगा? आधे से ज़्यादा लोगों को कपड़ा ही नहीं मिलेगा। तो ज़रूरत बन गई है कपड़ा। कपड़ा सबकी ज़रूरत है, हर इंसान की। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ रही है।
जब कपड़े की जरूरत बढ़ रही है तो बहुत से लोग होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो कृत्रिम कपड़े निकाल देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कम पैसे मिल रहा है, इसे ज़्यादा बनाओ। गरीब लोग होते हैं वो सस्ता कपड़ा ले लेते हैं। यही अब हर व्यक्ति महंगा कपड़ा नहीं ले सकता है, रेशम का बहुत महंगा मिलेगा, ठीक, ऊन वाले कपड़े वो जाड़े में पहने जाती है। उसके अलावा ऊन आपको कृत्रिम भी बना देते हैं, वो जो सस्ती दाम होते, बढ़िया ऊन होगी बाजार में बहुत महंगी मिलेगी, सस्ती ऊन भी मिलती है, हर प्रकार की ऊन होती है, गरीब लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। तो यही वजह होती है कि कृत्रिम रेशे की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों, क्योंकि मेरी जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या मतलब क्या है, ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, जब ज़्यादा लोग हैं तो सबकी ज़रूरत क्या है, कपड़ा, हर आदमी की ज़रूरत है कपड़ा, कोई बिना कपड़े में नहीं घूमेगा, सबको कपड़े की ज़रूरत है। खाना होता है, सबकी ज़रूरत खाना है, मकान देखा है सबकी। मैंने तुम्हें पहले ही व्याख्यान में, पहले ही लेक्चर में, पहली क्लास में तुमको पढ़ा चुका हूँ, इंसान की 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरतें, एक है रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा क्या है, मकान। कोई अच्छा पैसे वाला है, अच्छे मकान में रहता है, गरीब है वो गरीब रहेंगे सब, भले झोंपड़ी में रहे उसे मकान का जरूरत पड़ेगी, भूखा कोई नहीं रहेगा, सब खाना खाते हैं, कोई अच्छा कोई सस्ता, कपड़े सभी पहनते हैं, कोई महंगा कोई सस्ता। तो क्या है, कपड़े की यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जैसे मेरी जनसंख्या बढ़ रही है, वही तो बता रहा हूँ मैं तो अच्छी तरह से, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो सबको जरूरत है कपड़े की। महंगा कपड़ा हर व्यक्ति पहन नहीं सकता, लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने कृत्रिम कपड़े बना लिए, आर्टिफिशियल कपड़े बना लिए, बहुत ज़्यादा कंपनियां आ गई। तो इसीलिए तो क्या है, आप बाजार में जाओगे तो आपको महंगे कपड़े भी मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे, हर प्रकार के। तो ये कपड़े कौन से हैं, देखिए, नायलॉन हुआ आपका, पॉलिस्टर हुआ, रेयॉन, हौजरी, टेरिकोट, बहुत सारे कपड़े बनते हैं। ये सब कपड़े क्या हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमें कपड़े की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार कैसा होना चाहिए। अब रेशेदार की अगर हम बात करने, सभी बच्चे शांत हो जाए, सभी बच्चे शांत हो जाए। रेशेदार का मतलब क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं कपास की, ठीक, कपास का पेड़ की बात कर रहे हैं, तो रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार भी देखते हैं। कोई व्यक्ति है, किसान लोग हैं, तो वो किसान लोग क्या है, किसान लोग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत देश के अंदर में किसान का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अगर बच्चों, अगर किसान नहीं होगा तो ज़्यादातर लोग भूखे रह जाएंगे, लोगों को सामान नहीं मिल पाएगा। आज अगर हम देखा जाए तो हमारे भारत देश में किसान का बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। किसान ही सारी चीज़ पैदा करता है। गेहूं किसान के द्वारा पैदा किया जाता है। अगर वो गेहूं पैदा नहीं करेगा तो पैसे वाले लोग क्या, गरीब लोग क्या, सब भूखे मर जाएंगे। किसान का बहुत योगदान होता है। तो देखिए, बहुत सारी फसलें किसान लोग करते हैं, तो उन्हें फसलों करने के लिए मिट्टी का चुनाव करना पड़ता है। ज़मीन कैसी है, यहाँ पर हमारा पेड़ कितना हो जाएगा, हमारी फसल कितना उत्पादन हो जाएगा, सारी चीज़ को देखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कपास की। कपास को इससे पहले मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। कपास से रुई बनती है। रुई को हम देखिए रजाई में भर सकते हैं अपनी में, और इससे देखिए पर्दे भी बन जाते हैं, जो कि सूती कहे जाते हैं, अक्सर ऊनी पर्दे कहे जाते हैं, पर्दे भी बनते हैं। तो देखिए, कपास एक पादप रेशा है, बिल्कुल सही बात है। कपास क्या है, एक पेड़ है, पेड़ से तो हमें कपास मिल लिया, रुई पेड़ से तो मिल रही है। कपास के पौधे के बीज को हम बिनौले कहते हैं। तो कपास के जो पेड़ है उसके जो बीज होते हैं उसे बिनौले कहते हैं। बिनौले को मालूम क्या करते हैं, हम अपने भैंस के लिए ला सकते हैं, भैंस को खिलाते हैं बिनौले, वो वाले बीज। जब भैंस उसे खाती है तो क्या होता है, दूध ज़्यादा मिलता है, भैंस के लिए अच्छा खाना है। तो बिनौले आप देखना, सभी बच्चे ग्रामीण वाले हैं, बिनौले सभी अपने भैंस को खिलाते हैं बिनौले से। क्या उसी बिनौले से मालूम क्या होता है, वहीं से हमें रुई प्राप्त होती है। उसी से हमें क्या प्राप्त होती है, रुई प्राप्त होती है, ठीक। तो
अगर हम रुई का उत्पादन विश्व में प्रमुख स्थान रखता है, अगर हम बात करते हैं विश्व की, उस संसार की, विश्व की हम बात करते हैं, विश्व में रुई का उत्पादन खूब होता है। हमारे भारत में नहीं, चीन में चले जाइए आप, ठीक, चीन में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, और भी काफ़ी देशों में चले जाइए, बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर क्या है, रुई का खूब उत्पादन हो रहा है। अगर रुई का उत्पादन खूब नहीं होगा तो हमें अच्छी रुई नहीं मिलेगी। कपास का उत्पादन इसलिए करें कि अच्छी रुई मिले, अच्छी रुई मिलती है, हमें अच्छी रजाइयाँ मिलती हैं, उस रुई से अच्छे अच्छे कपड़े बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं, महाराष्ट्र में खूब कपास पैदा किया जाता है, गुजरात में खूब कपास पैदा किया जाता है, तमिलनाडु में खूब कपास पैदा किया जाता है, मध्य प्रदेश हुआ, आपका आंध्र प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ और पंजाब हुआ। तो ये वो राज्य हैं हमारे भारत के, इन राज्यों में कपास का उत्पादन खूब होता है, यहाँ के किसान खूब करते हैं, और उन्हीं किसानों की बदौलत आज हम बहुत अच्छी हमें रुई मिलती है, जिससे हम अच्छी अच्छी रजाइयाँ और भी अच्छे अच्छे पर्दे में मिल जाती हैं। सिर्फ किसानों का महत्व है, सबसे ज़्यादा किसका महत्व है, किसान का। किसान ही पैदा नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। अगर हम तापमान की बात करें तो 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो इसके लिए बिल्कुल फिट है। जब हमारी गर्मी पड़ रही है, अगर न तो बहुत ज़्यादा ठंड है न बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस टेम्परेचर में इसे आराम से हम पैदा कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य वर्षा ही है, हमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, कम पानी में काम चल जाता है, ठीक। कपास की खेती को अगर हम देखते हैं तो बसंत ऋतु से पहले खेतों में बोई जाती है। जब हमारी बसंत ऋतु आएगी तो उससे पहले ही हम इसको क्या करते हैं, खेतों में डाल देते हैं। लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है तथा फूलों से भर जाती है। इसे करने में क्या लगभग 2 महीने लग रहे हैं, ज़्यादा समय तो लग नहीं रहा। बसंत ऋतु में क्या होता है, ज़्यादा तो बसंत ऋतु में पहली बात तो यह कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, 21 से लेकर 27, इसमें गर्मी भी नहीं है, इसमें ठंड भी नहीं है ज़्यादा, इस मौसम में से बो दिया जाता है, ठीक। कपास के बिनौले से सफ़ेद रंग की रुई प्राप्त हो जाती है, ठीक। कपास के जो बिनौले होते हैं, ये देखिए बिनौले हैं, इसके अंदर सीड है, बिनौले से हमें रुई मिलेगी। आप कभी भी बाजार जाना देखना तो बिनौले को आप गौर से देखो तो मैं रुई सी मिलेगी आपको निकलती हुई, सफ़ेद रंग की रुई प्राप्त होती है, ठीक है। कपास के बीज यानी कि बिनौले, कपास के बीज को हम क्या कहते हैं, बिनौले, ठीक है, को कपास के पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। तो कपास ओटना क्या है, कपास के जो बीज हैं, कपास के बीज से हमने रुई को अलग कर दिया, इसे हम क्या कहते हैं, कपास ओटना। इसे हम क्या कहते हैं, कपास ओटना। तो यहाँ पर देखिए कपास ओटना कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न बन जाता है आपका, कपास ओटना क्या है। ए बच्चों बात मत करो, कपास ओटना क्या है, अगर आपका प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देखिए ये लिखा जाए, कपास के बीज को यानी कि बिनौले को कपास के पौधे से पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कपास ओटना, ठीक। अगर ये है हमारा क्या प्रश्न है, कपास ओटना क्या है। अब उपयोग हम क्या बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, रजाई। और ये क्या है, हम पर्दे बना सकते हैं, और भी चादरें बन जाती हैं, बहुत सारी बन जाती हैं रुई की चादरें। तो ये सारी चीज़ का क्या है, प्रयोग है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जूट की बात करते हैं, जैसे हम पटसन बोलते हैं, पटसन बोलते हैं, आपने बोरे बोरे बहुत सारे सब चीज़ देखी होगा। सन के, सन बोलते हैं ना, सन, सनई, सन के बहुत सारे बोरे होते हैं जिसमें गेहूँ चावल बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं। सन की रस्सी होती है, मजबूत रस्सा होता है। सन की क्या एक आसन बना सकते हैं, सन की क्या
चटाई सी बना सकते हैं, इस पर सो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब हम बात करते हैं पटसन। जूट एक पादप रेशा है, इसके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये देखो पेड़ है, इसका पेड़ देख लीजिए अच्छी तरह से। हम बात जूट की कर रहे हैं, इधर देखिए, इसका पेड़ देखिए, ये इसका पेड़ है, पेड़ भी काफ़ी बड़ा है। देखिए जड़ है, ये तना है, ये इसके बीज हैं, और देखिए पत्तियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, फूल भी लगे हुए हैं, फूल, और यहाँ पर देखिए फ्रूट फल आ रहा है। अगर इस पेड़ को अगर हम गौर से, हल्के बात इतना ही रहने दे बस। हमने रुई ली, रुई से हमने क्या किया, इसे थोड़ा कम कर दिया, हल्का था, चौंध लग रहा है, इसे कम कर दे थोड़ा, बा इतना ही रहने दे, उसे भी उसे रहने दे इतना, इसे खोल दे थोड़ा, खोल खोल, बस इतना ही रहने दे। अब क्या हुआ, अब देखिए क्या कह रहा है, एक हाथ से रुई पकड़िए, इधर देखिए, मैंने एक हाथ है, एक हाथ से मैंने रुई पकड़ ली, ये दिख रहा है, एक हाथ से रुई पकड़िए, ये है हाथ, रुई पकड़ ली, ठीक। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच में, अब मेरे पास क्या है, ये दूसरा हाथ, ये देखो क्या कह रहा है, किताब में लिखा है तुम्हारे में, दूसरे हाथ का क्या है, ये है अंगूठा, और इस उंगली को कहते हैं तर्जनी उंगली, ये है अंगूठा, और इस उंगली को क्या कहते हैं, तर्जनी, इसे कहते हैं मध्यमा, समझ में आया, इसे क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं अनामिका, और इसे कहते हैं कनिष्ठिका। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें केवल इससे मतलब है, ये इसे कहते हैं, कोई भी पूछो तो बता देना, इसे क्या कहते हैं, तर्जनी उंगली, इसे कहते हैं अंगूठा। एक हाथ से मैंने रुई पकड़ ली, दूसरे हाथ से क्या किया, इससे, ये देखो कह रहा है इससे, ठीक, और रुई को चुटकी से पकड़िए, ये मैंने क्या है, चुटकी से ऐसे देखिए, अंगूठा चल रहा है और मेरी तर्जनी उंगली चल रही है, ठीक। मैंने अभी तुम्हें बताया था, ऐसे ऐसे करके समय बैठे जाते हैं, पकड़िए और लगातार धीरे धीरे रुई से बाहर निकालिए, ऐसे ऐसे ऐंठते ऐंठते ऐसे ऐसे बाहर निकालोगे तो देखिए ये तो धागा सा बनने लगता है, दिख रहा है आपको, बाहर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। हम इसे लगातार देखिए, जो आपकी बुक्स में लिखा है उसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो किताब में लिखा है आप किताब में इसे पढ़ते रहो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इस चित्र को देख लो, मैंने एक्टिविटी रुई से करके दिखा दी, आप घर जाके कर सकते हो आराम से, रुई पकड़े लेना, ऐसे ऐसे समेटते जाना। ये देखो लिखा हुआ है, इधर देखिए लिखा है। अब देखिए, रेशों से धागा बनाने में रुई के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ऐसे करके हम पुंज से देखो खींचते आएंगे, ऐसा करने से रेशा पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, इसे कहते हैं कताई। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, कताई क्या है, ये देखिए मैंने तुम्हें समझा दिया। प्रश्न आएगा यहाँ पर, कताई क्या है, कताई, ये देखिए प्रश्न आ गया, आंसर बन गया आपका, प्रश्न आ गया, आंसर बन गया आपका। इसे कहते हैं हम कताई, समझ में आया, इसे हम क्या कहते हैं, कताई। आप देखिए और भी इस प्रक्रिया मशीनों का प्रयोग होता है। अभी तो हम बात कर रहे हैं अच्छे समय की, अब से 50 साल पहले जाइए, अब से 60 साल पहले जाइए, अब से 70 साल पहले जाइए, जितना आप पीछे जाते जाओगे आपको लोग पहले ऐसे ही सब कुछ बनाते थे, क्योंकि उस समय पे मशीनें नहीं थी, लोग जितने थे उन सबको धागे की जरूरत पड़ती थी, ऐसे ही बनता था। ये है गांधी जी का चरखा, गांधी जी का चरखा है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये गांधी जी के चरखे से क्या बनना है, ये देखिए धागा बनना है, ये देखिए यहाँ से देखो खिंचता जा रहा है और ये धागा बनना है। ये है तकली, इसे हम क्या कहते हैं, हस्त तकुआ, हाथ से धागा बनाने की युक्तियाँ। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ होता है, ये है हाथ, इसे कहते हैं हस्त तकुआ। ये मेरे पास होता नहीं, दिखाता, हस्त तकुआ ऐसा होगा, उसमें नीचे वो होगा, उसे हम ऐसे घुमा देते हैं, घूमता रहता है भौरे की तरह, और क्या होता है, हाथ से धागा देके चलता रहता है, इसमें धागा अमेटता रहेगा। ये है रुई, ये क्या है, इस रुई को देखो हाथ से पकड़े हुआ है, इससे देखिए ये घूम रहा है नीचे जमीन पर
और देखिए धागा बना बना के आकर के इससे लपेटता जा रहा है, ये लपेट रहा है। तो इससे धागा क्या हो रहा है, धागा लपट रहा है, धागा लिपट रहा है। प्यारे बच्चों इधर देखते जाइए, मैं तुम्हारे लिए पीपीटी बना के लाता हूँ। मुझे मालूम है बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे सभी गरीब घर से होते हैं, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आप घर जाके जितना इसे पढ़ते रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, ठीक। जैसे हम क्या कहते हैं, तकली, ये है तकली। मैंने तुम्हें बताया हस्तक्षेप का उपयोग में किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तकली। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे आपको तकली से ही पहले बनते थे धागे, मशीनें नहीं थी, ऐसे ही धागे बना बना के काम किया करता था। फिर हाथ से प्रचलित एक अन्य और युक्ति उपयोग में लाई जाती, जिसे हम क्या कहते हैं। इसलिए आपको गांधी जी, आपने देखा है गांधी जी के पास हमेशा चरखा होता है। क्यों? जब भारत में अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमा दी थी, तो वह भारत के लोगों को क्या है, वो भारत के लोगों से काम लिया करते थे, भारत के लोगों को हर चीज़ महंगी दिया करते थे। गांधी जी ने तब यह चरखा ले लिया, और चरखे से क्या हुआ, उन्होंने कह दिया अंग्रेजों से, हम तुम्हारे बने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खुद अपने हाथ से बनाएंगे। और चरखे से गांधी जी खुद बनाया करते थे, और लोगों से कहते थे कि आप अपना चरखा बनाओ। ये तो लकड़ी का बना हुआ है, बिल्कुल सादा है। लकड़ी से गांधी ने क्या बहिष्कार कर दिया, अंग्रेजों से कह दिया हम तुम्हारे कपड़े नहीं पहनेंगे। जब उनके कपड़े कोई पहनेगा नहीं तो क्या होगा, उनका धंधा नहीं चलेगा। जब उनका धंधा नहीं चलेगा वो खुद ही भाग जाएंगे। गांधी जी ने चरखा ले लिया, गांधी जी को देखते हुए उन्होंने सब लोगों से कहते चरखे से बनाओ, कोई इनके कपड़े नहीं पहनेगा। घर में सारे लोग काम करते थे, चरखे से चलता था काम, सभी लोग पहनते थे, और अंग्रेजों को भगा दिया। समझ में आएगी नहीं बात। इसीलिए गांधी जी क्या होता है, गांधी जी का चरखा कहा जाता है। ये मैंने तुम्हें बता दी। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको गांधी जी, ये देखो गांधी जी ने वही देखो लिखा है, ये देखिए लिखा है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के मिलों, ब्रिटेन की जो मिल थी, कपड़ा की फैक्ट्रियां थी, ठीक, में बने आयातों कपड़ों का बहिष्कार किया। उन्होंने कह दिया हम नहीं पहनेंगे तुम्हारे कपड़े, ठीक है। तथा चरखे द्वारा हाथ के कते धागों से बुने वस्त्रों का उपयोग करके, ये देखिए गांधी जी बना रहे हैं चरखे से, दिख रहा है आपको। मैंने तुम्हारे लिए चित्र लगाया इसी वजह से समझ सको। जितनी बेहतर ढंग से मैं आपको पीपीटी से समझा सकता हूँ, मैं इससे पहले सफ़ेद डिजिटल बोर्ड से कभी नहीं समझा पाया। ये जितना अच्छा है आप समझ लो, यहाँ पर सब किताब में लिखा है। इसे लोकप्रियता प्रदान किया गया था। इस प्रकार चरखे से बुने वस्त्रों को खादी नाम दिया जाता। इसलिए जितने खादी कपड़े होते हैं इसी से बुने जाते थे पहले। समझ में आई। चरखा क्यों होता महात्मा गांधी जी के पास में, इसी वजह से। चरखा क्यों मिलेगा आपको, इसी वजह से मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अब आगे देखते हैं धागे से वस्त्र कैसे बनता है। अब इसे गौर से देखिए, ये हमारा टाट होता है, तुमने देखा है जिसमें चावल वावल भर के। देखिए एक धागा तो देखिए ऐसे पड़ा हुआ है, दिख रहे हैं आपके धागे, दिख रहे हैं आपको ये धागे, ये देखो धागे दिख रहे हैं आपको स्पष्ट। दूसरा धागा कैसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें इस प्रकार से धागे डाले गए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो इसमें ऐसे 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 पड़े हैं और ऐसे 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 पड़े हुए हैं। आप टाट को गौर से देख लीजिए, स्कूल में पढ़ा होगा, ऐसे ही होते हैं। उसके अलावा यहाँ धागों का थोड़ा क्रम चेंज कर दिया है। यहाँ पर थोड़ी धागा तो एक ही है, जैसे आपने स्वेटर देखा है, स्वेटर में धागा तो एक ही होता है, उसी सिलाई से कैसे बन देते हैं, कपड़ा सा लगता है, ठीक इसी प्रकार से। देखिए बुनाई, मोटा सूती कपड़ा जैसे दरी, जूट का बोरा तथा कोई चटाई को अगर आप ये क्या लिखा है इसमें साथ, अगर आप ध्यान से देखें, गलत हो गया, आप ध्यान से देखें तो हमें इसमें लगे हुए व्यवस्थित धागे स्पष्ट दिखाई देते थे। ध्यान से देखो, सभी धागे स्पष्ट लगे हुए हैं, ध्यान से देखोगे सभी धागे इसमें स्पष्ट लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं आप खुद देख लो। धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई कैसे कहते हैं, दो धागे लगेंगे व्यवस्थित में। एक तो हमने धागा ऐसे लगा दिया, गलीचा देखा तुमने बनते हुए, गलीचा में धागे होते हैं बहुत लगे हुए फंसे हुए, उसमें ऐसे ऐसे फांसते जाते हैं।
अपने लकड़ी होती है उसे लिया ऐसे फाँस दिया, लिया ऐसे फाँस दिया, दरी बन गई गलीचा की। ठीक उसी प्रकार से देखो बोरी बनने, पहले ऐसे ही सब चलता था। ठीक, गांव में सूती वस्त्रों की बुनाई हैंडलूम हथकरघा की सहायता से की जाती थी, जबकि औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई विद्युत प्रचलित यानी कि पावर हैंडलूम से द्वारा की जाती है। देखिए हैंडलूम क्या है, हैंडलूम क्या, मैंने तो बताया जैसे गलीचा देखा बनता है, गलीचे बहुत सारे धागे लगा देते हैं फिर ऐसे, तो उसी को कहते हैं हैंडलूम, हाथ से। और फैक्ट्रियों में वही काम मशीनें कर रही हैं, वही देखो इसमें लिखा है। अगर फैक्ट्रियों में बात करते हैं तो वहीं पर एक काम मशीनें करें। अब बंधाई, बंधाई को देखिए गौर से, ये देखिए, और सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं ये सलाई है, और सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है, इसे कहते हैं बंधाई। मेरे पास धागा तो एक ही है, मैंने 2 सलाई ले रखी हैं, उस सलाई से मैंने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, धागे को अच्छी तरह से बांध दिया और मैंने स्वेटर बना लिया और मैंने क्या किया, पहन लिया। अगर आप जाड़े की बात करते हो तो इसी प्रकार से पहन सकते हैं। या मोटा धागा लिया है, आप रेशम का पतला धागा ले लो तो उसके पतले धागे के आप बनाओगे तो पतले धागे के कपड़े बन जाएंगे, ऐसे बनते हैं। ठीक, बुनाई करते समय 2 सलाइयों से एक धागे को बनाया जाता है। एक सलाई ये है, एक सलाई ये है, 2 सलाइयाँ, 2 ही सलाई मिलेंगे सबके पास में। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भैया बंधाई क्या है, भैया बंधाई क्या है, बंधाई क्या है, बंधाई क्या है, ये आ गया आपका आंसर। आप प्रश्न अगर कोई पूछता है तो तुरंत आंसर बन जाता, वहीं से बन गया आंसर। ये है सलाई। देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ नहीं है। आज के लिए केवल इतना ही, और लाइट भी जा चुकी है, बहुत पसीना आ रहा है, अंधेरा हो गया है। तो आज हमारा और हमारी यहाँ पर क्या थी, आज की क्लास भी हमारी क्या हो गई है बच्चों, आज की क्लास खत्म हो, कल होंगे तब हम कल देखा जाएगा। ठीक है, आज की क्लास खत्म हो गई है और आपका इंटरवल भी होने वाला है। सभी बच्चे मिड डे मील का मजा लीजिए।